देखो आज अपन रसायन विज्ञान शुरुआत कर रहे हैं। इसमें लेसन नंबर 5 को समझाएंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उत्प्रेरक के बारे में समझाना है। ये लेसन 5 नंबर का आता है, जिसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा ही किसी अभिक्रिया की जानकारी के बारे में आता है, और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वे या तो अभिक्रियाओं में अंतर और या फिर 2 अभिक्रियाओं के बारे में पूछता है। दोनों के बारे में क्या पूछता है? एक परिभाषा, उदाहरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसमें 1 नंबर का होता है उदाहरण और 1 नंबर की होती है उसकी परिभाषा। 2 अभिक्रिया दी जाती हैं, आधे नंबर के तो होते हैं उनके उदाहरण, और आधे नंबर के होते हैं उनके क्या परिभाषाएं होती हैं। और टोटल कुल मिलाकर आपका ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। और एक केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर आता है, वो उदाहरण सहित अंतर पूछता है। और एक सीधा ही किसी रासायनिक अभिक्रिया या उत्प्रेरक के बारे में पूछता है 1 नंबर का। इस तरीके से कुल मिलाकर ये लेसन आपका 5 नंबर का हो गया। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, रासायनिक समीकरणों के बारे में जानना ज़रूरी है। और रासायनिक समीकरण जानने से पहले हमें परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक, मिश्रण और विलयन के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सबसे पहला है आपका परमाणु। सन 1808 में जॉर्ज डॉन्टल नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द की अवधारणा दी थी, और इसने बताया था कि वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। दोबारा से देखिए एक बार परिभाषा। वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे अपन परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसकी ये अवधारणा दी थी, और उसने बताया था कि सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो सूक्ष्म, अर्थात आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसे अपन क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। इसके बाद आज से 600 ईसा पूर्व आपके एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उसने बताया था कि सबसे छोटी संरचना जो सूक्ष्म होती है उसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कण की वह छोटी से छोटे कण का वह छोटे से छोटा सूक्ष्मतम रूप जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसमें बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, और इसमें और भी अपरमाणु कण पाए जाते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में बताया था कि जिस प्रकार परमाणु की संरचना के बारे में बताया था कि जिस प्रकार अपन किसी भी चीज़ को, या जैसे ईंट के टुकड़े को लगातार तोड़ते रहते हैं, तो अंतिम स्थिति में उसकी एक अवस्था प्राप्त होती है जिसे गोल आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो लगातार वस्तुओं को विभाजित करने से अंतिम स्थिति में एक अवस्था प्राप्त होती है जो गोल अवस्था होती है। और वैज्ञानिकों ने यही सिद्ध किया था कि परमाणु की आकृति भी क्या होती है? गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया था, उसने अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी। सन 1912 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा उसने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी, जिसका नाम था रदरफोर्ड। और इसी के उपलक्ष्य में उन्हें सन 1912 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद इसी ने बताया था कि एक सोने की पन्नी ली और बहुत ही बारीक पतली से पतली सोने की पन्नी ली, जिस पर 14 mm के तोप के गोले
बरसाए थे और उन गोलों से ये सिद्ध किया था। एक साथ उसने 2000 अल्फ़ा कण छोड़े थे। उन अल्फ़ा कणों के माध्यम से उसने ये बताया था कि परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। 2000 अल्फ़ा कणों में से अधिकांश अल्फ़ा कण सीधे निकल गए थे और एक अल्फ़ा कण वापस 180 डिग्री से टकराकर वापस लौटा था, जिसके द्वारा उसने बताया था कि परमाणु के नाभिक में और भी अब परमाणु कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और भी अब परमाणु कण पाए जाते हैं। बाद में 3 वैज्ञानिक आए थे आपके, एक जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। उन्होंने बताया था, उन अपरमाणु कणों का नाम दिया था आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में धंसे हुए रहते हैं। इसके बाद अपन जानेंगे इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है और प्रोटॉन की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है और न्यूट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। अगर आवेश के तौर पर इन्हें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है और प्रोटॉन की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है। न्यूट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। इसके बाद और वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने पूछा था कि परमाणु स्वयं कैसा गोला है। तो वैज्ञानिकों ने तर्क संगत निकाली और उन्होंने बताया कि परमाणु स्वयं एक उदासीन गोला होता है। किस प्रकार से होता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनकी संख्या हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जितने धनावेश होते हैं उतने ही इसमें ऋणावेश होते हैं। ठीक है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो स्वयं परमाणु की जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने फिर परमाणु के साइज के बारे में पूछा कि परमाणु का जो साइज होता है वो क्या होता है। तो उसमें बताया था कि नाभिक से अंतिम कोश की जो दूरी है वो परमाणु का आकार कहलाती है। नाभिक में यानी परमाणु में नाभिक से अंतिम कोश की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। इसकी जो दूरी होती है वो 10⁻⁻10 mm होती है। और परमाणु में नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 mm। इसके बाद अपन बात करेंगे परमाणुओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने फिर बताया था कि परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं, क्या इलेक्ट्रॉन इसमें जो चक्कर लगाते हैं ये निश्चित संख्या में चक्कर लगा रहे हैं या इनकी कोई अनिश्चित संख्या है, ये निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं परमाणु के अंदर या अनिश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। आपके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर। उन्होंने बताया था कि परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें नाभिक के जो पास वाला कक्षक होता है उसे के कक्षक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? के कक्षक नाम दिया जाता है और इसको परमाणु क्रम के आधार पर पहला क्रम दिया जाता है। दूसरा जो कक्षक होता है उसको एल नाम दिया गया था। तीसरे कक्षक को
m नाम दिया और चौथे कक्षक को n नाम दिया था। अगर कंपटीशन स्तर लेवल पर अपन चलेंगे तो आपकी 4 नहीं बल्कि कितनी कक्षाएं होती हैं? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 कक्षाएं होती हैं। 5वीं कक्षा को O और लास्ट जो 6वीं कक्षा होती है उसको P नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? P नाम दिया गया है। ठीक है। अब उसने बताया था कि इन कक्षकों में K, L, M और N, K कक्षक जो होता है वो पहला होता है, L कक्षक जो होता है वो दूसरा होता है, M कक्षक जो होता है वो तीसरा होता है और N कक्षक जो होता है वो चौथा होता है। O कक्षक है, ये कंपटीशन लेवल पर आएगा आपके लिए, 5वां कक्षक है और P जो है वो आपका कौन सा है? 6वां कक्षक है। नील्स बोर ने एक सूत्र स्थापित किया था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या का। वो सूत्र था आपका कौन सा? 2n²। क्या था? 2n²। इसमें n जो है वो कक्षक की संख्या है। n क्या है? यहाँ पर एक आपके कक्षक की संख्या। अब आप थोड़ा सा ध्यान फिर दोबारा से दीजिए। कितने कक्षक बताए थे आपके लिए नील्स बोर ने? 4 कक्षक बताए थे। पहला कक्षक जो था वो कौन सा था? K। दूसरा जो कक्षक था वो था आपका L। तीसरा था आपका M। चौथा जो कक्षक था आपका कौन सा था? N। और 5वां जो कक्षक है वो कौन सा है आपका? O। और 6वां जो कक्षक है वो कौन सा है आपका? P। ठीक है। अब इनमें नील्स बोर ने आपके बताया था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या अर्थात प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी निश्चित संख्या को उसने एक सूत्र से स्थापित किया था 2n²। और n का मतलब उसने बताया था कक्षक की संख्या। क्या बताया था? कक्षक की संख्या 2n²। अब आप इसमें रखते जाइए। देखो 2 गुणा n कक्षक की संख्या। आपका कौन सा कक्षक है? K कक्षक है पहला। ठीक है। K कक्षक है, पहला कक्षक है आपका। अब इसको सूत्र में रखिए। 2 गुणा कक्षक की संख्या कितनी है? 1। 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और 1 गुणा में जब 2 करते तो कितना आता है? 2। तो अपन कह सकते हैं कि K कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा जो कक्षक है वो है आपका L। ठीक है। 2 गुणा में n का मान कितना है? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 4 गुणा में 2 करोगे तो कितना आएगा? 8। आपके L कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका अगला कौन सा कक्षक है? M। 3 इलेक्ट्रॉन। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन M कक्षक में। तो आप इसमें रखिए 2 गुणा में 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 9 दूनी कितने होते हैं? 18। तो आपके M कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका N चौथे नंबर पर। ठीक है। इसको भी रखिए। 2 गुणा में 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 16 दूना कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। इसके बाद आता है आपका, ये तो रहे आपके बोर्ड स्तर तक। अब आ गए आपके कंपटीशन स्तर पर। O 5वें नंबर पर है। तो 2 गुणा में 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 25 दूनी कितने होते हैं? 50। O में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका P। कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर पर। 2 गुणा में 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 36 दूनी कितने होते हैं? 72। कितने होते हैं? 72। ये इन दोनों से तो आपको कोई काम नहीं है। ये कंपटीशन स्तर पर है। केवल आपको शिक्षा के लेवल से देखना है, आपको बोर्ड लेवल से। ठीक है।
तो आप एक बार और रिवाइड कीजिए। K कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और M कक्षक में 18, N कक्षक में आपके में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रह जाती है और कहा जाए कि कितने कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अपन 8 इलेक्ट्रॉन भरकर भी काम चला सकते हैं कम से कम। वो किस लिए? अगर अपन को संयोजकता की ज़रूरत है और पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा रहे हैं, तो आप इन दोनों कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन भरकर किसी भी तत्व की संयोजकता निकाली जा सकती है। अब इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए थे। उन वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि तत्व का जो केवल सिंगल रूप होता है उसे अपन परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, ये सिंगल रूप है तो अपन इसको परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु। यदि इसके स्थान पर आपका H2 होता तो इसका डबल रूप हो गया, इसको अपन तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व। ठीक है, ये इसका सिंगल रूप नहीं है, ये इसका डबल रूप है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन परिभाषा करेंगे किसकी? तत्व की। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। तत्व किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे H प्लस H बराबर क्या हो जाएगा आपका? H प्लस H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। हाइड्रोजन ये सिंगल रूप है, इसे परमाणु या आप इसको तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं अपन इसको? तत्व भी कह सकते हैं। तत्व हो गया। अब अपन 10वीं कक्षा के लेवल से कुछ तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें अपन सीरियल क्रम के रूप में रखा गया है। जैसे परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और उसका प्रतीक। सबसे पहला जो तत्व है परमाणु क्रमांक 1, पहला जो तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। अब इनके प्रतीकों के बारे में भी सुन लीजिए। इनके प्रतीकों को लैटिन भाषा में रखा गया है, कुछ को जर्मन भाषा में, कुछ को लैटिन भाषा में। और प्रतीक जो रखे गए हैं इनके, वो अंग्रेजी वर्ड के पहला जो अक्षर है उसको कैपिटल रखा जाता है और दूसरा जो अक्षर होता है उसको स्मॉल रखा गया है। हाइड्रोजन के बाद आता है आपका दूसरा हीलियम। इसका प्रतीक होता है He। तीसरा है आपका लिथियम। Li। चौथा है आपका बेरिलियम। Be। पांचवा है आपका बोरोन। बोरोन बोले तो B, इसका प्रतीक क्या है? B। पहला तत्व आपका हाइड्रोजन, प्रतीक होता है H। हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be और बोरोन का जो प्रतीक होता है वो होता है B। इसके बाद छठवां तत्व है आपका कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C। सातवां तत्व है आपका नाइट्रोजन। प्रतीक होता है N। आठवां तत्व है आपका ऑक्सीजन।
O, फ्लोरीन, F, नियोन, Ne, 11 पर है आपका सोडियम, Na। एक बार देख लीजिए फिर दोबारा से। छठवां तत्व है आपका कार्बन, C, नाइट्रोजन, N, ऑक्सीजन, O, फ्लोरीन, F, नियोन, Ne, सोडियम, Na। 12 पर है आपका मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, सिलिकॉन, Si, फास्फोरस, P, सल्फर, सल्फर का दूसरा नाम है आपका गंधक, जो घरों में यूज किया जाता है पीला वाला गंधक, ठीक है, सल्फर का दूसरा नाम है। इसका प्रतीक होता है S। क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। आर्गन का प्रतीक होता है Ar। एक बार फिर दोबारा से। 12 पर आपका तत्व है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। 13 पर है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। 14 पर है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si। 15 पर है आपका फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक होता है P। 16 पर है आपका सल्फर, सल्फर यानी गंधक, गंधक का प्रतीक होता है S। 17 पर है क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। 18 पर है आपका आर्गन, आर्गन का प्रतीक होता है Ar। इसके बाद है आपका 19 पर आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है K। लैटिन भाषा में इसका दूसरा नाम है कैलियम, और कैलियम जो अंग्रेजी वर्ड का पहला अक्षर होता है वो K है, और K से निकाला गया है पोटेशियम को। इसके बाद है आपका 20 पर है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। 21 पर है आपका स्कैंडियम, Sc। 22 टाइटेनियम, Ti। 23 वेनेडियम, V। 24 पर है आपका क्रोमियम, Cr। और 25 पर है आपका मैग्नीज, Mn। एक बार फिर दोबारा से। 19 पर पोटेशियम K, 20 पर कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। 21 स्कैंडियम Sc,
22 टाइटेनियम Ti, 23 वेनेडियम B, 24 क्रोमियम Cr, 25 मैग्नीज Mn। इसके बाद आता है 26 पर आता है आपका आयरन। इसका दूसरा नाम होता है फेरस, फेरम, या फिर बोल देते हैं इसको क्या, लोहा। इसका प्रतीक होता है आपका Fe। 27 पर आता है आपका निखिल, Ni। 28 पर आता है आपका कॉपर, 28 पर आता है आपका कोबाल्ट, CO। और 29 पर आता है कॉपर, और लास्ट आपका 30 पर आता है आपका जिंक, Zn। देखा जाए तो आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व। इनमें से हमारे लिए केवल इन 30 तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है। 26 पर आयरन, जिसको लोहा बोला जाता है, प्रतीक होता है Fe। 27 निखिल Ni, 28 कोबाल्ट CO, 29 कॉपर Cu, और 30 पर होता है आपका जिंक Zn। ठीक है। इसके बाद इन तत्वों के बाद में इनके प्रतीक याद करने अपन को, और विशेषतः हमें इनके प्रतीकों की आवश्यकता होती है किसके लिए? रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र बनाने के लिए। ठीक है। अब रासायनिक सूत्र बनाने से पहले अपन को इनकी जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? संयोजकता के बारे में। जब हम तत्व के प्रतीकों को याद कर लेंगे तो उसके बाद हमें इनकी संयोजकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संयोजकता को बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले फिर आएंगे अपन किसके बारे में? अणु। परमाणु हो गया, तत्व हो गया, तत्व के बाद आता है अणु। अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके अणु का निर्माण करते हैं। तत्व जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अणु कहलाएगा। अर्थात जो तत्व का स्वतंत्र रूप होता है उसे अपन परमाणु कहते हैं, और तत्व का जो संयुक्त रूप होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। एक बार दोबारा से, तत्व का स्वतंत्र रूप परमाणु कहलाता है और संयुक्त रूप अणु कहलाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? आपका O2। ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन को मिला दीजिए नाइट्रोजन में, तो वो क्या कहलाएगी? N2N, नाइट्रोजन ही कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अणु कहलाएगा। अणु के बाद दूसरा नाम आता है आपका किसका? यौगिक का। किसका नाम आता है? यौगिक का। दो या दो से कितने टाइम? दो या दो से अधिक अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। एक बार अणु की तरफ देख लीजिए। तत्व का संयुक्त रूप अणु कहला रहा है, यानी H + H बराबर क्या कहलाएगी? आपकी H2 कहलाएगी। तो इस H2 को अपन अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अणु। ठीक है। हैं? बस अब कितने कहेंगे? 30 सेकेंड और 15 और करूँ? 45 मिनट। ठीक है। तो आ जाइए 15 मिनट बाद। अणु किसे कहते हैं? तत्व का जो संयुक्त रूप होता है उसे अणु कहते हैं। जैसे H2, तो अपन H2 + O2 = क्या कहलाएगा? H2O। क्या कहलाएगा? H2O। तो ये आपका क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। दो या दो से अधिक अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इसमें भी आप देखोगे तो आवेश के आधार पर ये दोनों ही अलग अलग हैं। कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर इसका आवेश जो है वो पॉजिटिव है और इसका जो है वो क्या है? नेगेटिव है। हमेशा सूत्र बनाने से पहले एक चीज़ विशेषता ध्यान रखनी है आपको
जो पॉजिटिव आयन वाले तत्व होते हैं वो पहले रखे जाते हैं और नेगेटिव वाले जो तत्व होते हैं वो बाद में रखे जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या बनता है, जल बनता है। ये आपका यौगिक कहलाएगा। ऐसे ही आपका N2 प्लस O2 इज इक्वल टू N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, अणु यौगिक कहलाएगा। ऐसे ही N2 प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा आपका, HCl। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। बस ठीक है, इसके बाद अपन कल चर्चा करेंगे यौगिक के बारे में।